हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त दिवाली 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 बीत गया और आज दिवाली के बिहान भइला आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए दोस्त, दीपावली बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मना होगा। ये भी छुरछुरी छोड़ी थी बुचिया ना जी, ठीक है ठीक है, आप लोग भी छुरछुरी छोड़े होंगे, बम पड़ा के छोड़े होंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत है, कोई डाउट? अब हम लोग पढ़ाई जम कर करें दोस्त, क्योंकि दरोगा का भी एग्ज़ाम दिसंबर में है, फिर बिहार एसएससी का होने वाला है, समझ में आ रहा है ना? यानी सब आगामी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का भी होने वाला है, तो एकदम डेडिकेशन के साथ, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करें, अपना पढ़ाई पर फोकस दें। बेरोजगारों के लिए कोई त्यौहार नहीं होता है, सब त्यौहार फीका है। बेरोजगारों के लिए त्यौहार फीका है, इसलिए दोस्त जिसका चला सिक्का है वहीं का त्यौहार भी क्या है, अच्छा है। समझ में आ गया ना? यानी जिसके पास पैसा है उसी का त्यौहार भी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को आप मोटिवेट में लेंगे। ये नहीं कि छठ पूजा आ रहा है तो उसको आप छठ में एंजॉय कीजिएगा, फिर 6 दिन कट जाएगा, 5 दिन 2-4 दिन कट जाएगा, ऐसे में आपका पढ़ाई नुकसान होगा। कृपया करके हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें। इस पर्व को सेलिब्रेट करते हुए थोड़ा सा इनरोल होकर उसमें अपना टाइम फोकस जहाँ पर देना है उसमें करना है। ठीक है दोस्त, आगे चालू करते हैं क्विज। जैसा कि हम लोग रोज करते हैं, अब प्रतिदिन क्विज का एक लास्ट में क्वेश्चन आता है। इस बार भी गजब के एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन सा है मेरे दोस्त? तो वह क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल, आप नाम तो सुने ही होंगे, राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी जिसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन किए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल। तो मेरा क्वेश्चन था क्या कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? ठीक है, तो उनके गांव का नाम चंपारण जिले में कौन सा? मुरली भरा हावा, यानी मुरली भरा हावा गाँव के थे। कौन बाबू? तो राजकुमार शुक्ल, जो कि ये पेपर में पूछ चुका है दोस्त, ठीक ना? इसको हल्के में ना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिएगा ध्यान से, जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, तो नील के विरोध में, नील कर के विरोध में आंदोलन चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा एक क्या किया जाता था कि 3 कठिया व्यवस्था लागू था। 3 कठिया के मतलब दोस्त 3/20, 3/20 या 15% भूमि पर, यानी कुल भूमि का आप 15% हिस्से पर या कुल भूमि का 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। इस बात को समझिए कि 3 कठिया व्यवस्था क्या था, समझ गए? यानी 3/20 हिस्से में खेती करना जरूरी था। यानी टोटल हिस्सा अगर 20 है तो उसके 3 भाग पर क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण पुस्तक में नील की खेती के बारे में ही, जो अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराया जाता था, 3 कठिया व्यवस्था के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु। नील दर्पण में किस चीज़ के बारे में जिक्र है? तो नील की खेती के, जो 3 कठिया व्यवस्था था। अच्छा सर, सबसे ज़बरदस्त जो बीपीएससी सवाल उठाया है दोस्त, कि चंपारण में जब महात्मा गांधी आए थे तो उनका एक व्यक्ति ने जान बचाया था, उनका नाम क्या था? बतख मियाँ। कौन? बतख मियाँ। यानी कहने का मतलब बाबू कि पिछला जो 68वीं बीपीएससी है उसका पेपर में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी जब चंपारण महात्मा गांधी आए थे तो उन पर अटैक हो गया था, हमला हुआ था, जिस पर कि बतख मियाँ उनका जान बचाए थे। किसका? महात्मा गांधी को। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए, तो बढ़ते हैं दोस्त क्विज के। जैसा कि हम लोग हर रोज़ के भांति जो भी टास्क देते हैं उसको टीम ए और टीम बी के बीच में बांट देते हैं, और आज भी उसी प्रकार से क्विज होगा। तो कल का मेरा टास्क था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो देखिएगा, हम टीम ए से स्टार्ट करते हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। बहुत सुंदर जवाब, कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल वृद्ध दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर, वृद्धा के अध्ययन किस में किया जाता है? जो बूढ़ा व्यक्तियों का अध्ययन, वृद्धा का अध्ययन किस में किया जाता है? जेरियोंटोलॉजी,
जीरोंटोलॉजी में वृद्धा का अध्ययन किया जाता है। नहीं, बूढ़ा व्यक्तियों के बूढ़ा का अध्ययन किस में किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में। कोई दिक्कत है? बूढ़ा होने पर कौन सा बीमारी होता है बाबू? मायोपिया। कौन? मायोपिया। मायोपिया को तो क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। हाइपर मायोपिया को दूर दृष्टि दोष। दूरदर्शिता हो जाता है। जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से, किससे? यानी जरा दृष्टि दोष को किससे दोस्त? बाइफोकल लेंस से हम लोग क्या करते हैं? हाँ, यानी जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस से किया जाता है, जबकि अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस से। नहीं, चलिए तो लाल बहादुर शास्त्री का जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री का बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में शुरू किया था। कब? 2001 में। ध्यान से सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 से 2005 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सर्व शिक्षा अभियान शुरू किए थे, ताकि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों का जो ड्रॉप आउट हो जाता है ना स्कूल 5वीं के बाद, उसको कम करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। इसीलिए क्या हुआ था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था। अब वह किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। अब वही 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। नहीं, कभी कत। चलिए दोस्त, ठीक है, कोई डाउट? चलिए दोस्त, देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हो गया ना बाबू। अभी देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी मनाया जाता है। किस रूप में? तो अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो गया 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। बताइए, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को। अब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब बाबू? 5 अक्टूबर। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्त, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त आंसर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। बताइए, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस, बहुत सुंदर, बहुत जवाब सुंदर। आइए, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की जयंती दिवस 11 अक्टूबर को। और बताइए आप, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। नहीं, इसका हेड क्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। इटली के मुद्रा लीरा। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत है? ठीक है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 21 अक्टूबर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन का खोज किसने किया था? कोर्टेइस ने। कौन? कोर्टेइस ने। आयोडीन के परमाणु संख्या 53। कितना? 53। आयोडीन का परमाणु संख्या 53। को दिक्कत है? आइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग में एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर यानी अमेरिका से बाहर है। कहाँ है? तो नीदरलैंड के द हेग में। नीदरलैंड के द हेग में। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर यानी विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बाबू 31 अक्टूबर को, यानी इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कोई दिक्कत है? राकेश शर्मा अंतरिक्ष से कब 1984 में वापस आए थे? नहीं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। 3 से 4 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। सबसे अत्यधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया? किसके खिलाफ आया? तो इंदिरा गांधी के। किसके? इंदिरा गांधी के। विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को वर्ल्ड सर्विस डे मनाया जाता है, यानी विश्व सेवा दिवस। और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भी। बाल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 14 नवंबर को। और मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को, यानी डायबिटीज डे दोस्त। 14 नवंबर को मधुमेह न देकर डायबिटीज दे दिया तो और फंस जाइएगा। डायबिटीज ठीक है, 14 नवंबर को ही। और मधुमेह आना हुआ तो चीनिया रोग, उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनिया रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी से। इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होगा तो इंसुलिन किससे स्रावित होगा? तो पैंक्रियाज से। किससे? पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एकमात्र विस्तृत ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। अगर अग्नाशय न देकर यकृत अगर दे दे ऑप्शन में तब भी मारना है। यकृत भी मिश्रित ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ना के जगह पर हाँ। कोई दिक्कत है? अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? तो जिंक धातु होता है। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना दोस्त? आपका रिवीजन टंच होगा, घबराइए ना। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए और लाइक एकदम दबाते चले। देखते हैं कि वीडियो चल गया 2K 3K और लाइक 100 को पड़ा है। वही बात, समियाना खच भरा है, चांदा में 100 रुपया आया। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कृपया करके चांदा पर भी ध्यान दें। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब है आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल है दोस्त। कृपया करके इस भाई के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है? अब वीडियो को एकदम पूरे बिहार में फैला दीजिए, आगे लगा दीजिए। आइए, बाल दिवस कब हो गया? सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? कब? 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। 15 विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी काहे कि 15 अक्टूबर 1931 15 अक्टूबर 1931 को APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। उनका मृत्यु जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है क्या? आइए देखिए, विश्व विद्यार्थी दिवस हो गया। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को, यानी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस। अब वयस्क कहने का मतलब है 18 वर्ष के हो गए तो आप वयस्क कहाइएगा। 18 वर्ष के हो गए तो वयस्क। यानी देखिएगा दोस्त, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 ठीक 89 से लागू हुआ था। कोई दिक्कत है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था?
कि 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। शौचालय और पुरुष एक समान है। कोई दिक्कत है? नहीं। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। यानी सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 20 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस यानी वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। टीवी नहीं, टी अभी टेलीविज़न, समझ में आ रहा है ना? वो वाला वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब? 21 नवंबर को। आ टीवी दिवस कह देगा तो 24 मार्च। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। यकृत दिवस 19 अप्रैल। थैलीसीमिया दिवस 17 अप्रैल। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। ठीक है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस। 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब? यानी विधि दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। खुद ही कहते हैं नहीं। एड्स जो है इसके कौन सा बाबू उपचार है? इसका उपचार का क्या नाम है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से। HIV ह्यूमन इम्यूनो, ठीक, रुक जाओ। HIV ना ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है HIV। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स हो गया। एड्स वायरस से होता है। किससे? वायरस। असेक्सुअली कांटेक्ट से। आपको एड्स हुआ है, हमको नहीं हुआ है। अगर आप और हम एक में थाली में खाना खाते हैं तो उससे प्रभावित होगा कि नहीं? बताइए आप। नहीं होगा। काहे नहीं होगा? ये पूछने लगी। कहने का मतलब है दोस्त कि जैसे एड्स वाले व्यक्ति के साथ आप खाना खा लिए तो उससे कोई भी आपको असर नहीं होगा जब से आप उसके साथ फिजिकली नहीं मिलिएगा तब एड्स करो या आप पुराना परिचित लग रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नौसेना दिवस बताइए। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। काहे कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसी दिन नस्ते नाबूद कराची बंदरगाह भारत ने उड़ा दिया। क्या कर दिया? कैसे उड़ा दिया? कभी कहते 4 दिसंबर 1971 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन ग्लेशियर। पंचशील समझौता भारत चीन 1954। शिमला समझौता 1971। शिमला समझौता 1972। ना कि 72? 72। ठीक है, ठीक है। 72 होगा। वर्साई की संधि 28 जून 1919। हाँ ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। अब वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि कहा था। किसने? हिटलर ने। जर्मनी वालों ने ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब है कि हिटलर कहा कि वर्साई के संधि को आरोपित संधि। या तले कूद गया द्वितीय विश्व युद्ध में। कूद गया तले माजा बूझ ले। तले द्वितीय विश्व युद्ध हार गया। देखा कि जर्मनी हार गया तो वो ऐसा आदमी था कि 1945 में आत्महत्या कर लिया। बाहरे शासक, बाहरे
समझ में आ रहा है ना। ऐसा तानाशाह था हिटलर के चलते ही सोचिए कि पूरा द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। समझ में आ रहा है ना। हिटलर तानाशाही था, इसीलिए कभी कभी आपकी गुस्सा भी क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। आइए, बहुत शुभ विचार हैं आपका। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस का, या 5 दिसंबर को। कोई दिक्कत है? अब 5 दिसंबर को देखकर क्या ख्याल आया? राष्ट्रीय मृदा दिवस। राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को राष्ट्रीय मृदा दिवस। कह रहा है अगला कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 7 दिसंबर। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 7 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। ठीक है, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हाँ, 10 दिसंबर को। बताइएगा, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 को। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता 15 मार्च को। गोवा मुक्ति दिवस बाबू 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। गोवा के राजधानी पणजी। जुआरी और मांडवी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। जुआरी और मांडवी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? गोवा। लेकिन पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक गोवा। कहें कि गोवा वाला बीच पर 1 फोटो खींच पर पैसा लेगा। समझ में आ रहा है ना। वहाँ का रेवेन्यू ज़्यादा है। किसान दिवस कौन सा दिवस? किसान दिवस कही 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। नहीं, किसान दिवस तो हो गया। बताइए, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। बहुत सुंदर, बहुत बेमिसाल। आइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला मेरा क्विज का क्वेश्चन रहेगा। कल के लिए मेरा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल, यानी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से है, वह 1 से लेकर 29 तक, 1 से लेकर 29 तक। उसमें क्या है कि आपको देखिएगा कि स्थान किस राज्य में है, कौन से स्थान पर है, पर्यटक स्थल कौन कौन सा है, इसका निर्माणकर्ता कौन है। थोड़ी सी निर्माणकर्ता पर भी ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार होगा। 1 से लेकर 29 तक दे रहा हूँ। ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। चलिए दोस्त, घटना चक्र के आज हम पढ़ा रहे हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। बताइए कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था बाबू? मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल ने। किसने? जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। किसने बाबू? जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। थर्मोस्कोप, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो आइस क्यूब। विश्व का विशालतम अगर दूरबीन कहेगा कौन है तो आइस क्यूब। आइस क्यूब। टाइपराइटर, टाइपराइटर का किसने खोज किया था? तो सोल्स ने। किसने? टाइपराइटर का खोज सोल्स ने किया था। रेडियो का खोज मार्कोनी ने।
और सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। रेडियो का खोज मार्कोनी ने। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। और टाइपराइटर का आविष्कार शेल्स ने। देखिए, एक्सरे मशीन का खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने। एक्सरे मशीन से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था? तो एक्स किरणें का। अच्छा जी, रोएंटजन ने एक्सरे मशीन का खोज किया था। अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था कौन? तो विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे के साथ नोबेल प्राइज मिला था। इसको सोचिए, समझ रहे हैं? यानी बाप और बेटा दोनों को एक ही साथ मिला था विलियम हेनरी ब्रैग को। सुनिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था बाबू? तो गुटेनबर्ग ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। याद रखना, तंबाकू की खेती शुरुआत भारत में किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। ये सब क्वेश्चन भी आई है, कई बार पेपर में आया होगा। सुनिएगा, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने डायनेमो का खोज किया था। डायनेमो। और डायनेमो किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? हेलो मौसी ना मौसा, समझ में आता? तो के किया था इसका आविष्कार? ग्राहम बेल। किसने? ना। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार, बिजली वाला बल्ब, कौन है? हाँ, एडिसन। किसने? एडिसन ने। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो डॉपलर ने। किसने? हाँ, डेमलर ने गैस इंजन का खोज किया था। गैस इंजन का खोज किसने किया था? डेमलर ने गैस इंजन का खोज किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार बाबू? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल कब किया था? 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर। कब से? 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1 लाख स्वीडिश डॉलर दिया जाता है मुद्रा। किस में? नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज विजेता अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। नोबेल प्राइज अधिकतम 3, यानी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। जैसे भौतिकी हो गया ना, तो भौतिकी में अधिकतम एक साथ 3 व्यक्तियों को मिल सकता है, 4 व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, रेडियम का खोज किसने किया था बाबू? मैडम क्यूरी ने। और रेडियम किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेड का। पिंच ब्लेड का अयस्क कौन है? रेडियम। नहीं, यूरेनियम किसका अयस्क है? पिंच ब्लेड का। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 235। 200 कोई दिक्कत है? चेचक के खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और सबसे प्रथम बार किसका टीका का खोज किया गया था? तो चेचक का टीका के ही, एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर ने। दूध के पास्चराइजेशन लुईस पास्चर ने। पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेनन ने। थियोडर, या इसी को कहीं कहीं TH मेनन दे देता है। थियोडर के शॉर्ट में TH और मेनन, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। लेजर का फुल फ्रॉम लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन बाय रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नहीं, लेजर एक वर्णी होता है,
लेजर से केवल एक ही किरण निकलती है। लेजर के ट्रांसफ़र के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी लेजर यहाँ बारे तो उसके पास जाएगा तो इसका बिना माध्यम के भी लेजर गमन कर सकता है। लेजर का प्रयोग कटिंग में भी किया जाता है। लेजर द्वारा अभी ऑपरेशन हो रहा है ना, तो वहीं क्या करता है कि इसका उपयोग कटिंग में भी किया जाता है। बहुत सुंदर। आइए, डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब? 1867 ईस्वी में। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने। प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने नहीं। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। जीवों के दो जगत में वर्गीकरण किसने किया था? जीवों को दो जगत में वर्गीकरण कार्लोनस लिनियस। तीन जगत में वर्गीकरण, तीन जगत में हेकल, चार जगत में कोपलैंड, और पांच जगत में व्हिटेकर। पांच जगत में नहीं याद हो गया? दो जगत में कैरोलस लिनियस, और तीन जगत में हेकल, और चार जगत में कोपलैंड, और पांच जगत में व्हिटेकर। कोई दिक्कत? चलिए, जेम्स वाट का आविष्कार किसने जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? तब भाप इंजन का। पीछे बताए हैं। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया है? कौन बता देगा? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने। किसने? बहुत सुंदर। डेमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल। याद कीजिए साहब, जेम्स पकल ने। किसने? जेम्स पकल ने। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। आइए, शुक्रिया। चलिए, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया। क्या कह रहा है कि सुनिएगा, ब्लैक होल के सिद्धांत किसने दिया था बाबू? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी याद है? काल कोठरी की त्रासदी इसको कहते हैं। ब्लैक होल 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को रात में पूरे एक दिन बंद कर दिया। पूरे रात, एक दिन, एक रात। समझ में आ रहा है? 146 व्यक्तियों को, जिसमें जब अगले दिन खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। इसी को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया था। यह घटना किसने करवाया था? सिराजुद्दौला ने। किसने? सिराजुद्दौला। तब जाकर बदला लेगा तेरा भाईजान। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला नहीं हारता, उसके दोस्त जो था ना सेनापति मिर्जाफर, ओकरा के चढ़ा दिला सन अंग्रेजवा कि तू सहायता कर देवे ना हमारा के, तो तोरे के हम ये सब सौंप देम बंगाल वाला साम्राज्य। तो उस अरे बाप रे, कौन वफादारी चाहता है साहब इस दुनिया में? समझ रहे हैं ना? कहा कि हम राजा बन जाए बे। तो इससे बढ़िया है कि सेनापति जो था ना, उसका धोखाधड़ी कर दिया, उसके साथ मारने लगा, तिरछी करके पिस्टन घुमा के अपने पार्टी के रौंदने लगा। कहने का मतलब है उसके विपरीत काम कर दिया, सारा खुफिया चीज़ बता दिया। तो उसके धोखाधड़ी के चलते, मिर्जाफर के धोखाधड़ी के चलते सिराजुद्दौला ने 1757 के युद्ध हार गया, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी कहाँ है बाबू? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नहीं, मजा आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। बनाया कि नहीं? बनाया नहीं, मिर्जाफर को बनाया था। मिर्जाफर को बनाया था। ब्लैक होल के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। बिग बैंग थ्योरी उन्होंने ही बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो था ना, एक गैस का गोला था। क्या था? एक गैस का गोला था, जो कि आगे विस्फोट होकर, यानी बहुत उच्च घनत्व के चलते, ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने ही बिग बैंग थ्योरी दिया था, और इसने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक गैसीय गोला के रूप में था। और जब इसमें विस्फोट हुआ, अत्यधिक उच्च घनत्व के कारण इसमें क्या हुआ? हाई डेंसिटी के चलते इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ।
और उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो उसी से क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड, प्लेनेट यानी ग्रह और अन्य उपग्रह का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत? तो ब्लैक होल के सिद्धांत एस चंद्र। अच्छा, कौन बताएगा ब्लैक होल क्या होता है? कौन बताएगा ब्लैक होल क्या होता है? बताइए। सबसे खतरनाक होता है, जिसे किसी से भी लड़ सकता है। हाँ हाँ। टकराता है ना। जी के बाद देखो, ब्लैक होल ऐसा जगह होता है बाबू जहाँ की एकदम इन पॉइंट उसको कहते हैं, अंधकारमय क्षेत्र होता है, उसका बहुत अत्यधिक घनत्व होता है और उसमें प्रकाश जाते जाते एकदम शून्य हो जाता है, यानी अंधकारमय हो जाता है। उसके इंड पॉइंट तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, उसको ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक माने काला, होल माने छिद्र, छेद, जहाँ पर प्रकाश भी नहीं जा सकता है। और भुला जाइएगा कभी कि ब्लैक होल क्या होता है, मरते दम तक नहीं भुलाइएगा। चैनलवा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। भोजपुरी हिंदी सब चलेगा, कोई दिक्कत है? आप लोग भोजपुरी जानते हैं ना? यू नो भोजपुरी? या यू आर फ्रॉम युगांडा? सी इज फ्रॉम तंजानिया? नहीं, सी इज फ्रॉम युगांडा। या चलो दोस्त, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। सर अमेरिका से हैं। ओ, यू आर फ्रॉम अमेरिका? ओ नो, ठीक। आइए दोस्त, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज कब मिला था, किस क्षेत्र में बाबू? तो एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? 1900। बताइए, एस चंद्रशेखर को 1968 में। कब? 1968 में। कोई दिक्कत है? नोबेल पुरस्कार। कोई दिक्कत? तुम बढ़ाओ, ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी वाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, वह किसने दिया था बाबू? तो एस चंद्रशेखर ने। भैया ध्यान से सुनिएगा, चंद्रशेखर सीमा आपसे पूछता है, याद है? चंद्रशेखर सीमा आपसे पेपर में पूछेगा कि चंद्रशेखर सीमा कितना होता है, तो 1.44 जहाँ दिखाई देगा यही चंद्रशेखर सीमा होता है। खुद ही कहते हैं। 1.44 यानी कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। सूर्य एक प्रकार का क्या है, ग्रह है कि तारा? सूर्य एक प्रकार का तारा है, नॉट ग्रह। समझ में आ रहा है ना? सूर्य ग्रह नहीं है। बहुत शुक्रिया। आइए, विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में किसने सिखाया था? व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन तारे को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत वामन तारे को क्या कहते हैं? श्वेत वामन तारे का निर्माण कब होता है? जब सूर्य से 1.44 कम द्रव्यमान वाले जो तारे हैं ना, वह मृत होकर मर जाते हैं। जब, यानी कहने का मतलब मरना मतलब समझ रहे हैं, उसके खुद के प्रकाश कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम होता है, बरसात नहीं, प्रकाश। क्या? प्रकाश कम हो जाता है, ठीक है। तो वह क्या हो जाते हैं? श्वेत वामन तारे हो जाते हैं। और कोई भी तारा जितना ही चमकीला दिखाई देगा तो वो किसका प्रतीक है? उसके ताप का। किसका प्रतीक है? उसके ताप का। यानी जितना चमकीला तारा उसका ताप उतना ही अधिक। और जब तारा के तापे खत्म तो उसको मृत तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत तारा। अब वहीं जब मृत तारा हो जाता है तो उसी को श्वेत वामन तारे कहते हैं, जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। और श्वेत वामन तारे के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था? 1968 ईस्वी में ना। अब ब्लैक होल के सीमा किसने दिया था? यानी कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? तो 1.44 गुना होता है चंद्रशेखर सीमा। नहीं याद हो गया? मजा आ गया? कोई दिक्कत? नहीं। बहुत सुंदर। आइए, तो वैद्युत प्रभाव का आविष्कार, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कार किए थे किसने बाबू? किसने? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने?
प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे। हर्ट्ज दे रहा है, कौन? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के सही मात्रा क्या होता है? लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1921 में नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? समझ रहे हैं ना दोस्त? आप भी सुनते जाइएगा। सापेक्षता का सिद्धांत। ऐसा मत मार के आ जाइएगा कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ही नोबेल प्राइज। नो 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 नो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए लड़का रटा रहा था। 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मार तनिया बा उतने पर याद करके। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए बाबू? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नहीं। आइंस्टीन प्रसिद्ध थे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे वायलिन बजाने में। वाह रे शौकीन, वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्त, वायलिन। उसको आइंस्टीन बजाते थे। तो देखिए सवाल क्या पूछा है गजब का। आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था, जिसमें C किसका घोतक है बाबू? C के किसको बताता है? तो प्रकाश की चाल के। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। नहीं, भौतिक में चतुर्थ आयाम परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? बोस आइंस्टीन। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टीन। यानी ठोस, द्रव, गैस। चौथा पांचवा प्लाज्मा। नहीं, तो चौथा अवस्था की खोज बोस आइंस्टीन ने। सब कह के गए वही सब। हम लोग केवल यहाँ पर याद कर रहे हैं। माध्यम कहाँ से हैं? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए जे बता देगा उसको 1 रुपया प्राइज है। ये पढ़ाए हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो के.वी. फ्रिस्क को। के.वी. फ्रिस्क। अब मधुमक्खियों के भुनभुनाना उसका कम्युनिकेशन यानी संचार है। नहीं, मधुमक्खियाँ भुनभुनाती हैं ना, तो वो समझो कि वो बोल रही हैं, संचार कर रही हैं अपना भाषा में। तो इसका खोज किसने किया था? फ्रिस्क ने। किसने? फ्रिस्क ने किया था ना। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसको पेपर में पूछा हुआ है। कोई दिक्कत? तो मधुमक्खियों के संचरण के यानी कम्युनिकेशन के खोज के लिए फ्रिस्क को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके खोज के लिए? तो रमन प्रभाव के खोज के लिए CV रमन के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कोई दिक्कत? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। 1952 से। कब से? 1952 से। कलिंग पुरस्कार 1952 से। ना कोनो दिक्कत? देखिए, वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई थी। किसका? तो 1988 में 100 साल पूरा हुआ था। किसका बाबू? तो डॉक्टर CV रमन को। किसका? CV रमन को। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र आधारित है तो एस रामानुजन के जीवन पर। एस रामानुजन के जीवन पर। नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत कहेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन नवीन सापेक्षता के सिद्धांत कहेगा तो JB नार्लिकर ने। किसने? JB नार्लिकर ने दिया था। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप बहुत चीज़ सीख गए होंगे कि इससे आगे भी अब भूगोल स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त सेशन में बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है,
देखिए भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है बाबू? अरावली। अरावली जो है वलित पर्वत है। कैसी पर्वत है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और सतपुड़ा के? सतपुड़ा पर्वत के सबसे ऊंची चोटी? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी नदी है? कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? विंध्याचल के कि ये सतपुड़ा की? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी पड़ती है? बताइए। सतपुड़ा के ही पर्वत पड़ता है। कौन? सतपुड़ा। देखिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में हैं? राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। यानी विश्व का सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है? पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। हिमालय नवीन पर्वतमाला है। हिमालय नवीन पर्वतमाला है। तो इसकी अरावली की अनुमानित आयु कितना है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से 570 मिलियन वर्ष। हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेडियूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो रेडियूल माने होता है वलित पर्वत। कौन है? अरावली। अरावली कैसी पर्वत है? वलित पर्वत है। अरावली वलित पर्वत है। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तब भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, यह क्या है बाबू कि सबसे प्राचीन देखिए विशाल मैदान एवं भारतीय पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ना वह सबसे प्राचीन क्षेत्र है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मोदी। अनाई किस राज्य में है? केरल में। अधोदा बेटा तमिलनाडु और केरल के सीमा पर नहीं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मोदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। आगे ना, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन है? सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण सुनिएगा। जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई तमिलनाडु। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत है? नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर ही टोडा जनजाति निवास करती हैं। टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। कोई दिक्कत है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच। सुनिएगा ध्यान से। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है बाबू? तो रमन सागर पर्वत। इस पर्वत का क्या नाम है? रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। यह केवल एक ही राज्य में है। अजंता की पहाड़ियाँ केवल एक ही राज्य में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री। कौन सा? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री। खुद ही कहते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम क्या है? तो सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ, ये सब कैसा है बाबू? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। यहीं से सबसे पहले क्या हुआ था? कॉफ़ी की खेती। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा ना खुद ही कहते हैं।
यह केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ बाबू? तो कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु है। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तो तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बताइए, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी एवं मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ जो गुजरात में है वह महाराष्ट्र में स्थित है नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। भटकल कर्नाटक में। बंदरगाह कर्नाटक में है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं बाबू? मध्य भारत में। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग, यानी महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं बाबू? तो मध्य भारत में, यानी सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है तो मध्य भारत है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, भारत का हृदय, भारत का नहीं, सबसे अधिक दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश, खुद ही कहते। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन ईख उत्तराखंड, वो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा चीनी उत्तर प्रदेश, जहाँ वो खोइजे चीनी ना। सबसे अधिक गेहूँ उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। कौन रेंज में? सतपुड़ा रेंज में। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। गारो खांसी जयंती या पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। मीरी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मीरा और मीरी ना, तो मीरी पहाड़ियाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। जीरा के बड़ी बहन मीरा, ठीक है। तो मीरी और मीरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश। कोलाई मलाई तमिलनाडु में। डालमा झारखंड में। डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हम यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं और अगले दिन के लिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि जुकू घाटी, ध्यान से सुनिएगा, जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है और वह किस लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और वीडियो को छोड़िए ना तो एक लाइक दबा दीजिए इस भाई के लिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ इसी समय पर। क्विज आप लगातार देखते रहिए, आपका प्यार दुलार ऐसे ही बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।